जैसे ही मोहिनी की बारी आती है तो वो उस अद्भुत नागमणि जैसे दिखने वाले बीज को सबके सामने रख देती है। सारे गांव वाले ये देखकर चौंक जाते हैं। अरे मोहिनी, तुझ जैसी बेअकल लड़की को आखिर इस नायाब चीज के बारे में बताया किसने? वो सब छोड़ो चाची, पहले ये बताओ कि ये है ना अब तक की सबसे नायाब चीज। सभी गांव वाले मोहिनी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन सेठ अपने बेटे का विवाह एक मछली पकड़ने वाली से नहीं कराना चाहता था। उसने कभी इसकी कल्पना ही नहीं की थी कि मोहिनी ये शर्त को जीतेगी। इससे पहले कि सेठ कुछ बोल पाता, मोहिनी राजेश से कहती है, राजेश, मैं तुम्हें बचपन से प्रेम करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और देखो, ये शर्त मैंने जीत ली है। अब हम जल्दी ही विवाह करेंगे। तू 2 कौड़ी की मछुआरिन बड़ी आई मुझसे शादी करने। कान खोलकर सुन ले मोहिनी, मैं तुझसे कभी शादी नहीं करने वाला। तेरे जैसे लोगों को तो मैं अपनी जूती के नीचे भी नहीं रखता। बड़ी आई बेअकल कहीं की। मोहिनी को राजेश की बातें अंदर तक तोड़ देती हैं। उसे आज तक बहुत लोगों ने बेअकल बोला था, लेकिन उसे कभी किसी ने इस तरह बेइज्जत नहीं किया था। मोहिनी का दिल बुरी तरह टूट जाता है। तभी कमला चाची राजेश से कहती है, ओहो हो, बड़ा आया हूर का परा। अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो ऐसे ही बोल देता अपने बाप से। फालतू में ये शर्त रखने की क्या जरूरत थी? हाँ सेठ जी, आपने जुबान दी थी, जो सबसे नायाब चीज लेकर आएगा उसी से ही राजेश की शादी होगी। तो अब कराओ मोहिनी से शादी। सेठ गांव वालों को कोई जवाब नहीं देता और वहां से राजेश को लेकर चला जाता है। मोहिनी भी उदास होकर घर आती है और बिना कुछ खाए पिए खटिए पर लेट जाती है। यहाँ हवेली में सेठ सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी शर्त पूरी नहीं की तो गांव वाले मेरे इज्जत नहीं करेंगे और फिर वो लोग मुझसे कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन उस मछुआरिन से राजेश की शादी भी तो नहीं करा सकता। कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सेठ ये सब सोच रहा था कि तभी 2 नौकर उसके पास आते हैं और उसे मोहिनी की ताबीज देते हैं। सेठ उस ताबीज को देखकर तुरंत समझ जाता है कि मोहिनी ने उसके बगीचे से वो फूल को चुराया है। सेठ तुरंत अपने आदमियों को मोहिनी के घर भेजता है। मोहिनी इन सब बातों से अनजान उदास बैठी हुई थी। तभी उसे अपनी माँ की चीख सुनाई देती है। वो जल्दी से बाहर जाती है। देखो देखो गांव वालों, मैं अपने बेटी की शादी इससे करवाने की सोच रहा था, लेकिन ये तो चोरनी निकली। फिर सेठ गांव के लोगों को उस नायाब फूलों के बीज के बारे में बताता है कि कैसे मोहिनी ने रात के अंधेरे में उसे चुराया था। देखा देखा गांव वालों, मैंने तो पहले ही कहा था, ये बेअकल लड़की भला कैसे इतनी कीमती चीज को परख पाएगी। तभी गांव का एक आदमी मोहिनी से पूछता है, मोहिनी, लेकिन तुम्हें नायाब फूलों के बारे में बताया किसने? पूरे गांव में तो किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि सेठ के बगीचे में ऐसी भी कोई नायाब चीज थी। गोपाल की बात सुन के सेठ भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये रहस्य तो उसकी माँ के अलावा और किसी को नहीं पता था और उसकी माँ को मरे हुए तो बरसों बीत चुके थे। ए लड़की, सच सच बता, तुझे इसके बारे में किसने बताया? वरना तेरी माँ को कारागार में डाल दूंगा। मोहिनी बहुत ही डर जाती है और अपनी माँ को बचाने के लिए सारा सच सेठ को बता देती है। मोहिनी जल्दी से चंद्रेश के कमरे में जाती है और वहाँ वो देखती है कि चंद्रेश जा चुका है। मोहिनी डरते हुए बाहर आती है और सेठ को सारी बात बताती है। अच्छा, मुझसे झूठ बोलती है? तेरी इतनी हिम्मत! मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज से तुझे इस गांव से निकाला जाता है और अगर तू वापस इस गांव में आई तो तुझे वहीं मार दूंगा।
सेठ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और मोहिनी गांव को छोड़कर जाने लगती है। ओह मेरी मोहिनी, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। भला तेरे बिना मैं यहाँ क्या करूँगी। नहीं माँ, आप यहीं रहो। मुझे चंद्रेश को ढूंढना है। मुझे इस बात का पता लगाना है कि आखिर जो बात पूरे गांव में किसी को नहीं पता वो उसे कैसे पता थी, और अगर उसे ये सारी बातें पहले से पता थी तो इसका मतलब उसने मेरे साथ ही जानबूझकर किया। मोहिनी चंद्रेश को ढूंढने गांव से बहुत दूर आ जाती है। दूसरी तरफ चंद्रेश को मोहिनी की बहुत याद आ रही थी। इतना समय उसके साथ रहने के बाद कहीं न कहीं वो मोहिनी की मासूमियत देखकर उसे पसंद करने लगा था। चंद्रेश की माँ उसे परेशान देखकर उसके पास आती है। क्या हुआ चंद्रेश, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बस मोहिनी के बारे में सोच रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी शादी सेठ के लड़के से होने वाली है। तो तुम इतने चिंतित क्यों हो? चंद्रेश अपने एहसास को और नहीं दबा सकता था, इसीलिए वो अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। लेकिन माँ, मोहिनी मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं चंद्रेश, तुम एक नाग हो और वो एक इंसान। तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा। मैं जल्दी तुम्हारी शादी अपनी पसंद से करवा दूंगी। इतना कहकर नाग माता वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन चंद्रेश का मन अभी भी मोहिनी के ख्यालों में डूबा हुआ था। वो अपनी माँ को बिना बताए मोहिनी के घर जाता है। उसे देखकर मोहिनी की माँ उसे रोते हुए सारी घटना बताती है। गायत्री ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। चंद्रेश गायत्री के लिए समुद्र से कुछ मछलियाँ पकड़ने जाता है। तभी गांव की एक औरत चंद्रेश को देखकर पहचान लेती है और वो तुरंत सेठ के पास जाकर ये सारी बातें बताती है। ओ सेठ जी, वो लड़की एकदम सही कह रही थी। मैंने अभी अभी मोहिनी के घर पर एक लड़के को देखा। आप जल्दी से जाइए, इससे पहले कि वो भाग जाए। सेठ ये सुनकर तिलमिला उठता है और वो अपने सिपाहियों को मोहिनी के घर जाने का आदेश देता है। सिपाही जब मोहिनी के घर जाते हैं तो उन्हें चंद्रेश नहीं दिखता, इसलिए वो लोग गायत्री को पकड़कर सेठ के यहाँ पर ले आते हैं और सेठ गायत्री को कारागार में बंद करवा देता है। यहाँ चंद्रेश थोड़ी देर बाद घर जाता है, पर वहाँ गायत्री को ना देखकर वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। रात होती है। सेठ अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी चंद्रेश अपने असली रूप में सेठ को डसने जाता है। थोड़ी देर बाद सेठ की चीखों को सुनकर सिपाही उस कमरे में आ जाते हैं, लेकिन तब तक सेठ अपना दम तोड़ चुका था। सेठ के पैरों में सांप के काटने का निशान देखकर पूरे गांव में हंगामा मच जाता है कि सेठ जी को किसी सांप ने डस लिया है। चंद्रेश को अब एहसास होता है कि गांव से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो हवेली के अंदर कमरों की तरफ जाता है। तभी उसकी नजर गायत्री पर जाती है। वो तुरंत गायत्री के पास जाता है और उन्हें वहाँ से आजाद करता है। गायत्री माँ, आप ठीक हो? चलो जल्दी से घर चलते हैं। सेठ को किसी सांप ने काट लिया है और वो मर चुका है। गायत्री चंद्रेश के साथ घर आ जाती है। यहाँ मोहिनी लगातार चंद्रेश को ढूंढे जा रही थी। वो एक बड़े से बरगद के पास बैठकर आराम करने लगती है। चंद्रेश, मेरी बेटी को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। आज से मैं कभी उसे बेअकल नहीं कहूँगी। वो जैसे भी थी मेरी बेटी थी। तो सेठ मर चुका है, अब उसकी जान को किसी का भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन माँ, वो किस दिशा में गई है? बेटा, वो तुझे ढूंढने गई थी। जिस दिशा से तू आया था वो उसी दिशा में गई है। चंद्रेश बिना देरी किए मोहिनी को ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे मोहिनी कहीं नहीं मिलती।
थक हार कर वो अपने घर की दिशा की ओर जाने लगता है। तभी उसकी नजर बरगद के पास सोती हुई मोहिनी पर पड़ती है। चंद्रेश की आंखें चमक उठती हैं। वो जल्दी से मोहिनी के पास जाता है। चंद्रेश की आहट सुनकर मोहिनी की नींद टूट जाती है। चंद्रेश, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। अब चुपचाप मुझे बताओ कि तुम्हें उन फूलों के बारे में कैसे पता चला। मुझे सब कुछ सच सच बताओ चंद्रेश। चंद्रेश मोहिनी को सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनकर मोहिनी को तो मानो सदमा लग जाता है। वो डरते डरते कहती है, तो तुम यहाँ मुझे बचाने आए थे? हाँ, अगर तुम मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करो तो मैं अपनी सारी शक्तियाँ त्याग कर तुम्हारे साथ एक मछुआरा बनकर पूरी जिंदगी भर साथ रहूंगा। मोहिनी सोचती है कि राजेश उसे पैरों की जूती समझता था और चंद्रेश उसके लिए अपनी सारी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। मोहिनी अपना सर हाँ में मिलाते हुए शर्माती है। चंद्रेश खुश होते हुए उसे कहता है, मोहिनी, तुम वापस गांव जाओ। सेठ अब मर चुका है तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं अपनी शक्तियों को त्याग कर कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगा। मोहिनी ठीक वैसा ही करती है जैसा कि चंद्रेश ने उसे कहा था। वो अपने गांव के लिए निकल जाती है। घंटों चलने के बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। गायत्री उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। मोहिनी अपनी माँ को सारी बात बताती है और कल सुबह का इंतजार करने लगती है। अगली सुबह मोहिनी बहुत ही खुश थी। आज चंद्रेश आने वाला था, अब तक क्यों नहीं आया? माँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? अरे सब्र कर, आ जाएगा। एक काम कर, तू वहीं पर जा जहाँ उसे पहली बार तूने देखा था। मोहिनी को अपनी माँ की बात सही लगती है और वो समुद्र की ओर जाती है जहाँ पर वो पहली बार चंद्रेश से मिली थी। कुछ समय बाद चंद्रेश भी वहाँ आ जाता है और मोहिनी को पीछे से आवाज देता है, अरे तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई? सब कुछ ठीक है न चंद्रेश? अपनी शक्तियों को त्यागने के बाद तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मोहिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर दोनों घर आते हैं और ऐसे उनका छोटा सा परिवार खुशी से रहने लगता है और चंद्रेश इंसानी जिंदगी पाकर बहुत ही खुश था और वो अपनी माँ का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसके प्यार को समझा।